नमस्कार, न्यूज 10 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। आज संसद में भारी हंगामे के आसार हैं। विपक्षी दलों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। केसी त्यागी, केटीएस तुलसी और सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने स्मृति ईरानी के खिलाफ नोटिस दिया है। इधर रोहित वेमुला के मुद्दे पर सदन में स्मृति ईरानी पर गलत तथ्य रखने का आरोप लगाया गया। विशेषाधिकार नोटिस पर राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के आसार। कैसे इस्तेमाल किया इस बच्चे का, उसका आज प्रमाण देती हूं। केसीआर जी को मैंने फोन किया सुबह, जैसे ही मेरे पास घटना की सूचना आई। उनकी सरकार है, मात्र ये गुहार लगाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, मदद कीजिए मेरी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मुझे क्या कहा गया, साहब बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते। We must rise against this judicial murder, a call to rise against a Supreme Court which you approach for bail now. That is the strength of my democracy. रोहित वेमुला और जेएनयू मुद्दे पर बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में स्मृति ईरानी ने अपने शानदार भाषण से विरोधियों को उस दिन तो चुप करा दिया, लेकिन अब विरोधी दल उन पर पलटवार करने की कोशिश में लगे हैं। जवाब सुनिए सिंधिया साहब, मुझसे आपने कहा ना कि बैठो बैठो सुनो, अब सुनने की बारी आपकी है, सुनिए। कांग्रेस, जेडीयू समेत कई विपक्षी दलों का आरोप है कि स्मृति ईरानी ने संसद में अपने भाषण के दौरान गलत तथ्य रखे थे, जो सदन की अवमानना है। इसीलिए स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। मैं और श्री केटीएस तुलसी, राज्यसभा एमपी, दोनों ने प्रिविलेज मूव तैयार किया है। किस तरह से श्रीमती ईरानी ने दोनों सदनों को गुमराह किया और वे सदन की अवमानना की दोषी हैं। जो संसद में बयान दिए थे वो सच्चाई से परे थे, और चलचित्र में तो आप जाके नाटक कर सकते हैं, पर अगर आप संसद में नाटक करेंगे और संसद को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दल सदन में सामने से चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, तो अब पीछे से वार कर रहे हैं। बीजेपी इसका भी सामना करेगी। कांग्रेस और विपक्ष के लोग बैकफुट पे हो गए हैं, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। तो अब जवाब नहीं दे पा रहे हो अपने भाषण के अंदर, तो आप प्रिविलेज मोशन लाते हो, उसका भी जवाब दे देंगे हम। विपक्ष के हमलावर रुख से निपटने के लिए आज बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक होगी। सुबह 10 बजे संसद भवन में बैठक होगी। इसमें आम बजट में सरकार ने किसानों और गांव के विकास से जुड़ी जिन योजनाओं का ऐलान किया, उन्हें सही तरीके से कैसे लागू किया जाए, इस पर मंथन होगा। रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक तरफ संसद में स्मृति ईरानी के नाम पर बवाल मचा है, दूसरी तरफ राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और इसकी शुरुआत भी हंगामे के साथ ही हुई थी। सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ आज होगी, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन जैसा हंगामा हुआ, वो हंगामा बरकरार रहने के आसार हैं। बता दें कि आज सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी, जिसमें अधूरी सड़कों को लेकर ठेकेदार पर कार्रवाई, पानी में फ्लोराइड की समस्या को लेकर सवालों के साथ ही कुछ अन्य सवालों पर संबंधित विभाग के मंत्री अपना जवाब देंगे। इसके अलावा सदन में बीएसी का प्रतिवेदन रखा जाएगा। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। इस पर सभी पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे। अभिभाषण पर बहस 4 मार्च तक चल सकती है और 4 मार्च को ही मुख्यमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगी। इसके पहले कल बजट सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई थी। विपक्ष बीजेपी विधायक कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान देने के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहा है। और इस बजट सत्र के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा से। शशि मोहन, दूसरा दिन आज नजर खासतौर पर जनता की इस बात पर है कि क्या क्या उनके लिए होगा, किन किन मसलों को यहां उठाया जाएगा, लेकिन आसार तो यही कि आज का दिन भी हंगामे में तब्दील न हो जाए।
बिल्कुल, देखिए सुनीता, लोगों की नज़र इस बात पर रहेगी कि जब प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत की बैठक हो रही है तो उनसे जुड़े हुए मुद्दे किस तरीके से उनके जनप्रतिनिधि उठाते हैं। बहरहाल मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधानसभा में ही होने वाली है। आज फिर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार होगी और जो 11 बजे से प्रश्नकाल शुरू होगा उसमें जो शुरुआती 4 सवाल हैं वो मैं आपको बता दूं वो भी सत्ता पक्ष के विधायकों के हैं। एक फूलचंद भिंडा ने सवाल लगाया है सड़कों की दशा को लेकर के। एक सवाल जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी ने लगाया है सरपंचों के खिलाफ जो शिकायतें मिली हैं उनको लेकर के, अनियमितताओं की। एक सवाल जमवा रामगढ़ विधायक जगदीश नारायण ने लगाया है, वो अपने क्षेत्र में पानी में फ्लोराइड की समस्या को लेकर के जानना चाहते हैं। तो वहीं जोधपुर में जो संबल विकास योजना है अनुसूचित जाति के लिए चलाई जाती है उसको लेकर बाबू सिंह राठौड़ ने सवाल उठाया है। और जैसा कि हम बार बार ये अंदेशा जता रहे हैं कि आज भी सदन में हंगामा हो सकता है, कांग्रेस आज भी सरकार को घेर सकती है कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा के बयानों के मसले पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरकार के उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ जी, उनसे बातचीत करते हैं। राठौड़ साहब, अगर कांग्रेस आज भी आप लोगों को घेरने की तैयारी करती है सरकार को, किस तरह से विपक्ष के हमले का जवाब देने की तैयारी? देखिए साहब, ये घेरने जैसी कोई बात नहीं है, वो तो भाग रहे हैं सदन से। हम तो चाहते हैं कि सदन शांतिपूर्वक चले और जो जनहित के मुद्दे हैं वो सदन में उनको उठाना चाहिए। विपक्ष को अपना दायित्व निभाना चाहिए। विपक्ष का दायित्व है कि सरकार की कमियों को जनता के सामने या सदन में रखे और हमको भी सुधार करने की गुंजाइश मिले यदि कोई ऐसी बात वो रखते हैं तो। लेकिन वो कोई बात रखने के लिए तैयार नहीं, वो तो हंगामा हा हो करते हैं। यदि उनको कोई विषय उठाना भी है तो शून्यकाल होता है, कई ऐसे माध्यम है, उचित माध्यम है जिनके माध्यम से उनको ये विषय उठाना चाहिए। प्रश्नकाल तो गंभीरता से चलाना ही चाहिए। इस पर सरकार का बहुत बड़ा धन खर्च होता है, सारी जो सूचनाएं हम प्राप्त करके और यहाँ देने की कोशिश करते हैं। इसलिए विपक्ष यदि हंगामा ही करना चाहता है तो ये उनकी मतलब निंदा की जानी चाहिए, ये गलत बात है। विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी का बैकअप है दोनों विधायकों को, जो मुख्यमंत्री के मना करने के बावजूद भी वो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। कल दोनों नेताओं ने कहा वो अपने बयान पर कायम है। देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं कि मुख्यमंत्री जी ने जो समाचार पत्रों में पढ़ा उसके आधार पर इन विधायकों को, प्रत्येक विधायक को, सभी को कहा कि शब्दों पर, भाषा पर संयम रखें, कैसे शब्द चयन होने चाहिए और कोई अनर्गल बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कठोर शब्दों में हम सबको और ये निर्देश दिए थे संयमित भाषा का प्रयोग करें और कोई भी हर जगह पर बयान देबाजी करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही भी थी। तो फिर इन सबको समझ लेना चाहिए था। न तो सदन में किसी विधायक ने कोई ऐसी अप्रिय बात कही है, जब सदन में कोई बात नहीं गई, कोई वो सदन में किस प्रकार की माफी की बात करते हैं। जो बाहर बात कही गई, बाहर उनको प्रताड़ित भी कर दिया, डांट भी दिया, इसके अलावा तो और क्या कर सकते हैं हम। चलिए शशि मोहन, यानी कि ये जद्दोजहद अंदर जारी ही रहेगी और जो कयास हैं वो शायद उसी तरीके से पटल पर भी आए। हालांकि इसी बीच आपको बता दें कि प्रश्नकाल के साथ आज शुरुआत होगी विधानसभा की कार्रवाई की, बजट सत्र की, और इसके बाद बीएससी का प्रतिवेदन रखा जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी बहस होगी। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस अपनी रणनीति बनाते हुए बीजेपी को, सरकार को घेरने की। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रोजगारेश्वर मंदिर को लेकर। रोजगारेश्वर मंदिर को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। आज होने वाली बैठक में जिला प्रशासन अहम फैसला ले सकता है। एडीएम मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मेट्रो, देवस्थान, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे ये मीटिंग होगी। सूत्रों की माने तो इस मंदिर के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। गौरतलब है कि मेट्रो के रास्ते के चलते इस मंदिर को पहले शिफ्ट किया गया था और इसके बाद मंदिर को लेकर महाभारत शुरू हो गई थी। रोजगारेश्वर मंदिर परकोटे का सबसे प्राचीन मंदिर है। और अब रुख करेंगे बारा का, जहां के मोतीपुरा पावर प्लांट के निजीकरण का विरोध अब तेज होता जा रहा है। प्लांट से जुड़े विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। कर्मचारियों ने बीती रात कैंडल मार्च निकाला और फैसले को वापस लेने की मांग की। साथ ही अपनी मांगों को लेकर चीफ इंजीनियर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे किशनगढ़ का, जहां दूध के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। जयपुर हाईवे पर होटल राठौड़ में दूध का काला खेल चल रहा था।
एएसपी अवनीश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें होटल संचालक, बाप और बेटे दोनों शामिल। पुलिस ने मौके से 2 दूध के टैंकर भी जब्त किए। पुलिस अभी सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की और नेशनल हाईवे 112 पर स्थित गंगाराम पेट्रोल पंप के पास एक अवैध शराब से भरे हुए ट्रेलर को बरामद किया। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की। पुलिस ने शराब तस्कर दिनेश, जॉनी और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अवैध शराब की अनुमानित कीमत 40 लाख से ज्यादा है। आगे निकलेंगे। केंद्रीय बजट में सोमवार को हुई 50,000 किलोमीटर स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवे में अपग्रेड करने की घोषणा का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को होने वाला है। 4 स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे होंगे। चूंकि नेशनल हाईवे की लंबाई और स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में अपग्रेड करने के मामले में राजस्थान पहले ही देश में सबसे आगे है, इस समय भी नेशनल हाईवे के मामले में पहले नंबर पर है। पिछले हफ्ते में ही 4 नए स्टेट हाईवे के अपग्रेडेशन को मंजूरी मिली है। वहीं नई घोषणाओं से प्रदेश की सड़कों की दशा भी बदलेगी। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में 1600 किलोमीटर स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे बने हैं और राज्य सरकार पर इसका कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ा। कल पेश हुए आम बजट के बाद अब नजरें राज्य सरकार के बजट पर हैं। राजस्थान का बजट 8 मार्च को आएगा और इसके पहले राज्य सरकार के लिए परेशान करने वाली बात यह है कि जेटली ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी घटा दी है। लेकिन यहां यह बताना जरूरी कि विभिन्न योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस हिसाब से राजस्थान सरकार को केंद्रीय करों के रूप में मिलने वाली राशि में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कटौती होगी, यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष 31 मार्च तक ये राशि कम मिलेगी। इस कारण प्रदेश के बजट पर भी असर पड़ेगा। और एक बड़ी जानकारी, जेडीए में आज बीपीसी एलपी की बैठक है। बता दें कि जेडीसी शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पृथ्वीराज नगर सेक्टर रोड पर अहम निर्णय होगा। यूडीएच मंत्री ने दौरे में इसके निर्देश दिए थे। कई सेक्टर्स रोडों में बदलाव के निर्देश दिए गए। जेडीए में बैठक कई मायनों में अहम है। तो जेडीए में आज बीपीसी एलपी की बैठक है। जेडीसी शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। कई मायनों में ये बैठक अहम, खासतौर पर ऐसे कई सेक्टर रोड हैं जिनमें बदलाव के निर्देश दिए गए थे पिछले दिनों यूडीएच मंत्री के दौरे के दौरान, और इस पर भी आज अहम फैसला हो सकता है। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता वरुण भंसाली से। वरुण, आज ये अहम बैठक, क्या कुछ खास रहने वाला है बैठक में? देखिए, प्रस्तावित समय 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और ये बैठक कई मायने में अहम है। सबसे अहम और सबसे जरूरी इस बैठक में जो पृथ्वीराज नगर के सेक्टर रोड्स है उनके निर्णय को लेकर ये बैठक बेहद अहम है, क्योंकि पिछले दिनों यूडीएच मंत्री ने जिस तरह से ग्राउंड पे दौरा किया था और दौरे में कई सारी खामियां पाई थी और जिस तरह से खुलेआम बोला था कि कहीं ना कहीं जेडीए में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी वजह से इस तरह से सेक्टर रोड का अलाइनमेंट चेंज किया गया और इस तरह से सारी चीजें की गई। उसके बाद आज क्या डिसीजन लेते हैं शिखर अग्रवाल, ये वाकई देखने वाली चीज होगी और सबकी नजर इस अहम बैठक पे टिकी हुई है। जी सुनीता। बिल्कुल, शुक्रिया आपका वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज जेडीए में बीपीसी एलपी की अहम बैठक जेडीसी शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में होगी। पृथ्वीराज नगर सेक्टर रोड पर आज अहम फैसला हो सकता है, जिसके निर्देश पहले ही यूडीएच मंत्री ने दिए थे। इसके अलावा भी कई अहम फैसलों की उम्मीद। अब बात फरवरी महीने में अप्रैल वाली गर्मी की। फरवरी के आखिरी 10 दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अचानक से तेज गर्मी पड़ने लगी। दिल्ली में गर्मी ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो नोएडा में 5 साल का। सवाल ये कि अगर फरवरी मार्च में इतनी गर्मी पड़ेगी तो मई और जून का महीना आखिर कैसा होगा? महीना फरवरी का, गर्मी अप्रैल वाली। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी।
फरवरी ऐसे चलाएगा तो मई जून में क्या हाल होगा। फरवरी के आखिरी हफ्ते में पड़ी गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 29 फरवरी यानी कल अधिकतम पारा 31 डिग्री के पार चला गया, जबकि न्यूनतम पारा 14.5 डिग्री रहा। एक तो इस बार सर्दी देर से आई और उसका ज्यादा असर भी नहीं रहा, और अब इस बार दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में समय से पहले ही गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है। हालांकि पूर्वी भारत में सुबह अभी भी हल्की सर्दी बनी हुई है, लेकिन उत्तर भारत में सर्दी का असर खत्म हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में पिछले साल के मुकाबले इस साल फरवरी में ज्यादा गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में 24 फरवरी को गर्मी ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले फरवरी 2013 में अधिकतम पारा 28.4 दर्ज किया गया था। 2014 में 4 फरवरी को अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री दर्ज किया गया था। 2006 में 26 फरवरी को पारा 34.1 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार अल नीनो की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम रहा है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कम हुई है और मैदानी इलाकों में गर्मी जल्दी लौट आई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गर्मी ने फरवरी के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 21 और 22 फरवरी को पारा 36 डिग्री से ऊपर रहा। रायपुर में फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी का रिकॉर्ड साल 2006 में दर्ज किया गया था। 25 फरवरी 2006 को दिन का तापमान अधिकतम 38 डिग्री दर्ज किया गया था। दिल्ली से सटे नोएडा में भी रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है। रविवार को अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री रहा। नोएडा का तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। दोपहर की धूप काफी तीखी हो गई है। गर्मी के जल्दी लौटने से सबसे बुरा असर फसलों पर पड़ने वाला है। सर्दी के जल्दी जाने का असर गेहूं और सरसों की फसल पर पड़ेगा। मौसम गर्म होने से फसलें वक्त से पहले पकेंगी, लेकिन प्रोडक्शन में कमी और अनाज की क्वालिटी खराब होने के आसार बढ़ गए हैं। मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में बेमौसम बारिश की संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। इस बार सर्दी का मौसम अब तक का सबसे गर्म माना जा रहा है। नवंबर के बाद से ही टेम्परेचर नॉर्मल से कहीं ज्यादा बना रहा। यही सिलसिला मार्च में भी कायम रहने की आशंका है। आनंद तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। और अब खबर आपके काम की। कॉल ड्रॉप की समस्या अब टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं चल पाएगी। अब कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा। एक दिन में एक यूजर को अधिकतम 3 बार पेनल्टी मिल सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई के फैसले को बरकरार रखा है। कॉल ड्रॉप पर देना होगा हर्जाना। टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका। कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में टेलीकॉम कंपनियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप पर कंपनियों को मुआवजा देना होगा। इससे पहले 16 अक्टूबर को ट्राई ने मोबाइल कंपनियों को कॉल ड्रॉप होने पर पेनल्टी देने का आदेश दिया था। ट्राई ने 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप होने पर कंपनियों से यूजर्स को प्रति कॉल 1 रुपए का हर्जाना देने को कहा था। ये जुर्माना एक दिन में अधिकतम 3 कॉल ड्रॉप के लिए लागू था। ट्राई के फैसले के खिलाफ टेलीकॉम कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ताओं को मिलने वाले हर्जाने पर रोक लगा दी थी। कॉल ड्रॉप पर कंपनियों की दलील थी कि ट्राई का ये आदेश मनमाना और गैर कानूनी है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए। कई वजहों से ये संभव नहीं कि कॉल ड्रॉप को रोका जा सके। मोबाइल कंपनियों की ये भी दलील थी कि इस आदेश से उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। ट्राई ने कहा था कि ये नीति नियमित कॉल ड्रॉप्स को देखते हुए बनाई गई है। साल 2015 की पहली तिमाही में करीब 25,788 करोड़ आउटगोइंग फोन कॉल्स हुए, जिनमें से कॉल ड्रॉप्स की करीब
200 करोड़ शिकायतें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।